नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड आपको पहला याद रखना है ना, विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी मौसा, LCM यानी लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप हल लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको जो संख्या दे रखा है उसको यहाँ पे 3 का पहला है तो पहला भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 का पहला, उसके बाद हल। अब आपको पहला में ये सब दे रखा है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, अब क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड से। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। अब देखो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं, 12 है, 12 को इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, 15 को इस प्रकार लिख देना है, और उसके बाद क्या है, 21 को इस प्रकार लिख देना है। और जब इसको आप इस प्रकार तोड़ेंगे ना, जैसे 2 से क्या होता है 6, 2 से क्या होता है 3, 3 एकम 3, उसी प्रकार 3 से 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखो 3 7 21, 7 एकम 7, ये तो आपको आता ही होगा। इसी का नाम है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया मेरे पास, तो बोलेंगे 12 का भैया आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, 15 का क्या आया है, तब बोलेंगे भैया 15 को तो आया है 3 गुने 5 गुने 1। उसी प्रकार 21 का क्या आया है, तब बोलेंगे 21 का क्या है, 3 गुने 7 गुने 1। अब हमें क्या चाहिए बाबू, HCF, यही ना। अब अभाज्य गुणनखंड से तो तोड़ लिए ना, जब अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दिए हैं तो हमको HCF ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF। अब HCF होता क्या है, तो देखो करना कुछ नहीं है। इसमें 2 है तो क्या किसी में 2 है, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें 3 है तो देखो सब में 3 है, बिल्कुल। देखो इसमें 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब में 3 है, यानी सब में 3 है तो इसका तो इसको हम HCF में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसमें 2 है तो अगर सब में 2 होता तो यहाँ पे 2 भी रखते हैं, गुना करते उसका, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे सब में 1 है तो आप 1 को रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे तो ये चलेगा। तो सब में 1 है तो 1 को रखेंगे तो 3 का गुना 1 से होगा, 3 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई क्या है हमारा LCM। अब LCM आपको निकालना है तो सबसे पहले इस 3 को आप यहाँ पे लिख दो। लिख दिया, 3 को लिखने के बाद अब सोचो क्या ये 2 इसमें है तो क्या और में किसी और में है, इसमें है तो नहीं, किसी में नहीं है। अगर किसी में होता तो 2 का अब 1 लेते, लेकिन नहीं है तो 2 दूना इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, और गुना कर देना है। उसी प्रकार 5 भी किसी में नहीं, 7 भी किसी ने, तो 5 गुने 7, 5 गुने 7। आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 चक 12, 12 पंचे 60। अब 60 यहाँ पे आएगा, कितना बच्चों को तो गुना करने नहीं आता तो गुना भी सीख लो। 60 का गुना 7 से करना है ना, तो 60 का गुना आप 7 से इस प्रकार कर सकते हैं। 7 में 0 से करेंगे 0, 6 7 42, तो कितना आ गया 420। ये आपका हो गया LCM। क्या भारी है, इसको आप लोग अच्छे से समझो, नोट कर लो, है ना, कॉपी में है ना। और नोट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन को खुद से बनाओ, तीसरा क्वेश्चन को खुद से बनाओ। अब बनाने के बाद थोड़ा है ना, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तनका देर रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप लोग ऐसा कर लिए होंगे। अब हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं, इसको तो रहना ही देते हैं। ये तो हर बार वही रहेगा, वो संख्या तो बदलेगा, लेकिन चलो हाँ। अब आते हैं दूसरा में, तो दूसरा में हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। अब 2 हो गया, 2 हो गया। दूसरा में दूसरा क्या है बाबू, 17, 23 और 29, क्लियर, यानी 17, 23, 29। अब देखो तो 17 को भी आप इस प्रकार लिख लेंगे, लिख लिए। उसी प्रकार 23 को भी आप इस प्रकार लिखेंगे, लिख लिए। 29 को भी आप इस प्रकार लिख लिए, 29 को भी। इतना लिखने के बाद एक बात बताओ, 17 को कोई नहीं काट सकता है, इसलिए 17 एकम 17, क्लियर। 23 को भी कोई काट नहीं सकता है, इसलिए 23 एकम 23, इसलिए 29 को भी कोई काट नहीं सकता, इसलिए 29 एकम 29। कोई डाउट नहीं है। अब बताओ, तो इसका मतलब हुआ 17 के बराबर में आप क्या लिखेंगे, 17 गुने 1, है ना। 23 के बराबर में आप 23 गुने 1,
और 29 के बराबर में आप 29 गुने 1। आप कहेंगे भैया अब हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए ना। कहेंगे भैया इसमें HCF कैसे ज्ञात करेंगे। अरे है, देखो कैसे निकलेगा। हमको क्या चाहिए बाबू, HCF चाहिए ना। अच्छे बताओ, 17 सब में नहीं है, 23 सब में नहीं, 29 सब में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो सब में है ना भाई। तो जब एक सब में है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हमको चाहिए LCM। क्या चाहिए, LCM। तब बताओ, 1 को रख के कोई फायदा नहीं। आप चाहते यहाँ पे 1 को रखेंगे, 1 का गुना करेंगे, कोई फायदा नहीं, रखो मत रखो, 1 है तो मत रखो। अब देखो यहाँ पे 17, 23, 29 से सबका गुना कर दो। 17 गुने 23 गुने 29, ये गुना तो आपको आता ही होगा। इसको जो गुना करेंगे, जो गुना करके यहाँ पे लिखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलो अभी हो गया हमारा दूसरा से तीसरा, ठीक है। तीसरा में क्या है बाबू, 8, 9, 25। 8, 9 और 25, यहाँ पे लिख देते हैं 8 8, 9 और 25, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इसको भी तोड़ो अभाज्य गुणनखंड से। यहाँ पे 8 को इस प्रकार आप लिखेंगे, 9 को इस प्रकार लिखेंगे, अब 25 को इस प्रकार लिख लिए। अब देखो यहाँ पे 8 को 4, 2, 2 एकम 2, 9 को 3, 3 एकम 3, 25 को 5, 50, 25, 5 एकम 5। क्लियर। अब क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 8 के बराबर में क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 1। 9 के बराबर में क्या आ जाएगा, 3 गुने 3 गुने 1। 25 के बराबर में क्या आ जाएगा, 5 गुने 5 गुने 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमको चाहिए HCF। क्या चाहिए, HCF। अब HCF चाहिए आपको, तब ज़रा सोचो, इसमें 2 है तो सब में 2 नहीं है, और ऊपर में तो खाली 2 है, हाँ, लेकिन इसमें 1 है तो सब में 1 है ना। तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 1। अब आपको चाहिए LCM। LCM का भी एक खासियत है, मान लो इसमें 2 है तो किसी में 2 है। अरे भाई नहीं है भाई, किसी में नहीं है तो सबका गुना करके लिखो भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 भी सब में 3 क्या है 9 और 50 25। इसका भी गुना करना होगा, 8 9 72, 72 गुना 25 से करना है। उससे पहले तो गुना नहीं किए थे, लेकिन इस बार कर देता हूँ। 8 9 72 है ना, 8 9 72, 72 का गुना कैसे करना है, 25 से। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 का गुना पहले 900 कर लो, है ना। तो 25 दही का 250 होता है, तो 25 9 225 हो जाएगा। देखो 25 दही के 250 तो 25 9 225, 225 का गुना कैसे करना है, 8 से। 225 गुने 8, 8 5 40 के 0 हासिल, 4 4 8 दूना 16, 16 4 20 के 0 हासिल, 2 8 दूना 16 17 18, यानी 1800। तो गुना पे आप खुद भी कर सकते हैं। तो गुना तो बहुत आसान, मेरा काम होता है, टीचर का काम होता है, रास्ता देखा ना, आपको चलना खुद ही, ये सब तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये मेरा काम नहीं है गुना करना, आपका काम है, फिर भी मैं आपको कर दिया हूँ। चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये अगला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार दिया गया है। चलो एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको इस प्रकार आएंगे, जैसे मान लो प्रथम संख्या गुने द्वितीय। देखो एक फॉर्मूला आप याद रखना, एक फॉर्मूला क्या होता है बाबू, प्रथम संख्या। जैसे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता रखा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। देखो मान लो बाबू हमारे पास ये 12 है, ये 16 है, ठीक है। मान लो इसका HCF आ गया 4, कितना आ गया 4। मान लो इसका LCM मान लो LCM आ गया मान लो 48, LCM कितना आ गया 48। ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका LCM, ठीक है। अब देखो आप इन दोनों का गुना करो, 48 और 4 का, है ना, इन दोनों का गुना करो तो ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है बराबर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, इसको मान लो आप प्रथम संख्या, इसको मान लो आप द्वितीय संख्या, ठीक है ना, द्वितीय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर क्या हो गया, LCM गुने HCF बोलो, चाहे HCF गुने LCM बोलो, LCM गुने HCF चाहे HCF गुने LCM होता है। अब जरा सोचो, अगर मान लो आपको प्रथम संख्या पता है, द्वितीय संख्या पता है, मान लो ये आपका 10 है, मान लो ये आपका 20 है ना, तो आपका चलो ये 10 20 छोड़ो, मैं आपको बता भी देता हूँ। मान लो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या कितना है 12 है, द्वितीय संख्या यहाँ पे कितना है 16 है। अब मान लो यहाँ पे LCM है ना, इसको छोड़ो, मान लो HCF यहाँ पे 4 है, कितना है, यहाँ पे LCM को इसी रखते हैं,
HCF 4 है। अब देखो ये 4 गुना में है तो इधर आके बट्टा में आ जाएगा। फिर 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 चक्का 16, फिर 12 से कितना आ गया 48, 12 से कितना आ गया 48, तो ये 48 क्या होगा तो आपका LCM होगा। तो इससे यह पता चला, इस फॉर्मूला का यह फ़ायदा हुआ कि इस फॉर्मूला में अगर आपको 2-3 चीज़ पता है तो चौथा ऑटोमेटिक ज्ञात होगा। मान लो हमको प्रथम संख्या द्वितीय संख्या पता होता, LCM पता होता तो HCF ज्ञात होता। तो इस क्वेश्चन में वही बात है भाई, वही बात है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं लिख दूँगा, इस बार डिटेल में लिखूँगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, आप हल लिख दो, कोई डाउट नहीं होगा। इतना लिखने के बाद अब देखो ये जो देखो इसी संख्या का 9 दे रखा है HCF, यानी HCF 306 और 657 का 9 दे रखा है, यानी इसी का दे रखा है। और इसी का हमको LCM भी चाहिए, इसी संख्या का LCM चाहिए। ये मत समझना कि 2 बार है तो 4 गो हो गया संख्या, 2 गो हुआ उसी संख्या का। तो इसका तो ये प्रथम संख्या हुआ, इसका मतलब आप लिख सकते हैं दिया है। प्रथम संख्या कितना दे रखा है, प्रथम संख्या मैं इस बार डिटेल में लिख रहा हूँ, है ना। प्रथम संख्या कितना होगा 306। द्वितीय संख्या आप यहाँ पे पहली दूसरी भी लिख सकते हैं। द्वितीय संख्या 657। इसी का HCF कितना है तो बोलेंगे भाई HCF तो 9 है, तो HCF कितना है, HCF बराबर 9। LCM ज्ञात करना है, LCM क्या करना है ज्ञात। अब LCM ज्ञात करना होगा तो आपको पता होगा प्रथम और द्वितीय संख्या गुना करना है, तब बराबर क्या होता है। तो आप तो जानवे करते हैं, आपको तो पता है, हम जानते हैं, लिख भी सकते हैं, ना लिखेंगे तो चलेगा। हम जानते हैं। अब आप लोग क्या जानते हैं कि आप तो जानते हैं प्रथम संख्या का गुना किसे करना है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रथम को आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं, तब प्रथम संख्या गुने, आप डिटेल में लिखना, द्वितीय संख्या है ना बराबर LCM, चाहे HCF भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है ना। HCF गुने LCM, ठीक है, आपका मर्जी। HCF गुने LCM लिखो, चाहे LCM गुने, आपका मर्जी हो। तो किसी का मन होगा कि ना भैया हम ऐसे लिखेंगे LCM गुने, है ना, HCF, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद जो मान पता है लिखो। प्रथम संख्या आपके पास कितना है 306, है ना 306। द्वितीय संख्या आपके पास कितना है 657 बराबर LCM नहीं पता है मुझे, HCF पता है। तो LCM के यहाँ पे LCM लिखते हैं गुने HCF कितना है, तो HCF हमारे पास 9 है। इतना तो आपको आता है। इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, इसको गुना मत करना, गुना करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 306 है, 306 गुने 657 है। अच्छा एक बात बताओ, इन 9 गुना में है ना, तो 9 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा बटा में, यानी भाग में, इधर बच के आ गया LCM। अब इसको इससे काटो, पहले क्या करो 9 से किसी में काटो, तो 9 से 306 में भाग दे दो, चाहे 657 में भाग दे दो, कोई कटेगा। तो एक काम करता हूँ भाई, 306 में ही भाग दे देता हूँ, सही रहेगा। तो 306 में ना 9 से भाग करना है, तो 9 से 27 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 34, यानी काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 34, यानी आप इससे इसको काटेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 34 का गुना 657 से कर देना है, आपका LCM आ गया। क्या गुना भी मैं कर दूँ, अगर माने तो लोग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लो रफ में ही गुना करना पड़ेगा मुझे। क्या है हमारे पास 657 गुने 34, यही ना है। तो देखो गुना तो आता होगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, है ना, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26, 6 चौक 24 25 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 15 2 17 के 7 हासिल 1, 17 18 1 19, 8 3 6 8 3 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 9 3 12 हासिल 1 2, यानी 23 338, 23 338, ये हो गया हमारा LCM। इसको आप इस बार सीधा भी कर सकते हैं, LCM इधर लिख दो, LCM इधर लिख दो, इधर लिख दो 23 338, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यही है। ठीक है, मैं इसका एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि है ना, ये जो है 0 पे समाप्त होगा या नहीं। देखो खैर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6n है, यानी कहने का मतलब ई जो है ना 6n वा, ई जो
6n जो है ना इसको 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो 6n है, चलो 6 के जगह पे कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो 6n, 8n, मान लो है ना 10n, मान लो 20n, है ना, कुछ भी ले लो। अगर ये 0 पे समाप्त होना चाहता है ना तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 गुने 5। जैसे देखो यहाँ पे 6 है तो 6 को आप इस प्रकार तोड़ेंगे 2 से 3, यहाँ पे 2 और 5 आया, नहीं आया, 2 आया है तो 5 भी आना चाहिए। इसका मतलब 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 है तो 8 का 2 गुने 2 होता है तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। 10 है, बिल्कुल 10 को तोड़ेंगे तो 2 से 5, इसका तो ये 0 पे समाप्त होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए। तो चलो हल करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या हमारे पास क्या है? 5 है, हल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दिया गया क्या है संख्या, अगर यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप होना चाहिए। आप ना लिखेंगे तो चलेगा। चलो हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड से लिख देते हैं अभाज्य। यहाँ मैंने तो डायरेक्ट 6 का अभाज्य, ऐसे भी एग्जाम में कहाँ पूछा जाता है ये सब कुछ। 2 से 3, 3 एकम 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुने 3 गुने 1, है ना। अब बताओ 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 गुने 5 का रूप नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड है ना 2 गुने यानी 2 गुने 5 का रूप का नहीं है। इसलिए है ना, इसलिए 6 पर पावर n है ना, इसलिए 6 पर पावर n जो है n अंक 0 पर, जो लिखा है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 0 पे समाप्त होना चाहिए तो इसके लिए 2 गुने 5 का रूप होना चाहिए, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यह है, ये क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि आपको ये गुना ये जो दे रखा है ये और ये भाज्य संख्या क्यों नहीं है। भाज्य संख्या, तो मैं आपको बताता हूँ भाज्य और अभाज्य में अंतर। देखो अगर कोई संख्या भाज्य है, क्या है? भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसका अंतर होता है। भाज्य क्यों नहीं है, देखो भाज्य और अभाज्य का मतलब समझ दो। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, मान लो जैसे देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, चाहे 3 है, चाहे 7 है, ये सब संख्या को ना ये स्वयं काटता है। 1 को हटा दो, फिलहाल में 1 को तो अलग रखा गया है। अब देखो 2, 3, 5, 7, अब बताओ 2 को 2 ही काटेगा, 3 को 3 ही काटेगा, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या होता है ना उसका गुणनखंड 2 ही होता है। क्या होता है? 2। अगर इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जैसे देखो यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 से अधिक हुआ, तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो इसलिए वो भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं, भाज्य है कि अभाज्य है। नहीं, इसमें तो बोल भी दिया है भाज्य क्यों है, इसका मतलब भाज्य क्यों है इसको बता, भाज्य तो है लेकिन क्यों है इसको बताना, भाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य संख्या ही तो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 हल। हमारे पास क्या देखा है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। पहली बात ये प्लस है, इधर भी 13 इधर भी 13, 13 हम कॉमन ले सकते हैं। 13 क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो 13 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 निकल गया था, 13 के जगह पे 1, यहाँ पे 13 निकल गया तो यहाँ पे भी 1। अब सुनो 13 इंटू 11 7 87, 87 एकम सॉरी 11 7 77, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 77 गुना 1 से होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 है, 77 एक क्या हो जाएगा? 78। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना इतना जो है भाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य क्यों है। तो देखो भाज्य क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो मान लो यहाँ पे आपके पास 10 है, यहाँ पे आपके पास क्या है? 10 है।
ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपके पास 5 है। अब देखो 10 का टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। अब 5 का टुकड़ा करेंगे तो 5 आएगा, 5। इसका टुकड़ा 2 है और इसका टुकड़ा 2 से अधिक है। 2 से क्या है? अधिक है। और आपने पढ़ा ही होगा जिसका संख्या सिर्फ 2 हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 संख्या हो तो होता है अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और नहीं पता है तो अब तो पता चल गया ना। तो देखो यहाँ पे देखेंगे कि भाज्य संख्या क्यों है, बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। हल लिख दिया। हल लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है ना। अब देखो ये संख्या है। अच्छा बताओ, इसमें 13 तो इसमें भी 13, तो 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 गुने 11 गुने 13 का जब क्या आ जाएगा 1 प्लस 13 का जब कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा। अब देखो 13 है, 11 7 87 है ना। 87 का गुना 1 से होगा, 87 हो जाएगा प्लस 1। अब देखो 13 87 ये क्या हो जाएगा 88। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना 13 गुने 88 गुने 1 से गुना कर देगा, कोई फर्क? अच्छा है आओ तो छोड़ो ना, 11 से 77। अब सुनो ये मैं क्या कर दिया, छी यहाँ पे 13 होगा ना, 11 से 77 है, 77 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, है ना। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 78 गुने 1। किसी भी संख्या में आप 1 से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको 1 नहीं लिखना है तो क्या 78 को टुकड़ा कर सकते हैं? टुकड़ा करके भी लिख सकता है। टुकड़ा भी करेंगे तो 1 से 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो इसको भी टुकड़ा कर लो आप। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 के जगह पे 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2। यहाँ पे प्लस के यहाँ पे गुने में 1 आएगा लेकिन प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 है। अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 7 42। 42 का गुना किससे करना है आपको? 4 3 12 और 12 दूना 24 से। चलो कर देता हूँ। 4 दूना 8, 4 छक्का 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10। जो भी आया 10 यहाँ पे 108 है, नहीं बोले तो है ना 1008 आया है प्लस का 1। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना 1009। अब हमको उससे मतलब नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5 गुने 1009 गुने 1। अब सुनो 1009 आए चाहे कुछ आए, इसको टुकड़ा करेंगे तो फिर टूटेगा तो यही सब ना आएगा। और जब ये सब आएगा तो इसका मतलब इसका 2 से अधिक टुकड़ा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अति क्या बोले भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखेंगे है ना 2 से लिखेंगे चूँकि चाहे लिखेंगे अतः सही रहेगा, है ना अतः, है ना। ये संख्या भी उतार सके तो इतना इतना भाज्य संख्या है ना। हमें शॉर्टकट में लिख सकते एग्जाम में इसे पूछता नहीं है ना। यह संख्या भाज्य इसलिए है, भाज्य है ना इसलिए है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना 2 से अधिक संख्या, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। सबसे अच्छा रहेगा आप लिखना 2 से अधिक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। चलो अगला देखो बाबू। भाई तो इसमें का एक क्वेश्चन लिखा ही नहीं भाई, सॉरी भाई कुछ छूट गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।